Hello students, now today we discuss about the Sommerfeld extension of Bohr's model। तो सबसे पहले हम बोहर्स मॉडल के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोमरफील्ड एक्सटेंशन पे चलेंगे, क्योंकि बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सोमरफील्ड ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी। तो सबसे पहले आपको बोहर्स को समझना ज़रूरी है। बोहर्स का मतलब, बोहर्स ने बोला था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो भी है वो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो L इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, एन ऑफ एच कट। एन की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल्स होती हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म। एन की वैल्यूज आप 1 2 3 लेंगे, लेकिन इंटीजर्स फॉर्म में तो नहीं लेते ना, 1/2 3/2 या 5/2 फॉर्म में डायरेक्टली वैल्यू क्वांटाइज होगी। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन। लेकिन जो बोहर्स ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम के बेस पर, जो हमारे पास 5 लाइन थी, लाइमन, कौन सी 5 लाइंस थी, लाइमन सीरीज, पाल्मा सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। इसके बेस पे जो ट्रांजिशन हो रहा था स्पेक्ट्रल लाइन का, उसके बेस पे उन्होंने एनर्जी को डिस्क्राइब करा। वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने क्या बोला, उस ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि अगर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर अगर मूव करें तो ये जो 5 लाइन का जो ट्रांजिशन है, जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो ट्रांजिशन हो रहा था हमारे पास N2 से N1 में, N3 से N1 के अंदर, लाइमन सीरीज, बाल्मा सीरीज में, वो फाइन स्ट्रक्चर है या नहीं है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने अपनी थ्योरी दी थी, और इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट्स के बेस पे। एक्सप्लेन किया। अब जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये इलिप्टिकल फॉर्म क्या होती है, जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म होगी। सर्कुलर फॉर्म से आप दोनों साइड से अगर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाती है आपके पास, इलिप्टिकल फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर होगा, यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है, ओवल शेप में आप बोल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास Ze है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Ze, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन किस पे फोर्स लगाएगा, Ze पे। इलेक्ट्रॉन्स फोर्स Ze पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ये वाला चार्ज को फिक्स कर दिया है। इस मतलब न्यूक्लियस को स्टेबल कर दिया है। स्टेबल करने पे, क्योंकि इसका मास हमने कंसीडर किया है कि हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का, वो होगा आपके पास r। और किस एंगल से वो रोटेट करेंगे, वो एंगल बनेगा आपके पास थीटा। इस r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपके पास यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू थीटा, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा यूनिट वेक्टर। सेमी मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वो आपके पास है A, और माइनर एक्सिस है वो आपके पास B। तो अब इन्होंने बोला था कोऑर्डिनेट्स के बेस पे, और वो कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, वो थे आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसकी फॉर्म में, रेडियल और एंगुलर की फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में है। तो आप जो इक्वेशन लोगे वो r और थीटा की लोगे। तो P यहाँ पे क्या है आपके पास, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स P, और ये आपके पास है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम इनटू पोजीशन। तो एक बार रेडियल के लिए इनटू dr इज इक्वल टू किसके होगा, इंटीग्रल मल्टीपल nr ऑफ h, जिसको हमने nr h से लिखा है रेडियल पार्ट के लिए। और थीटा के लिए हमने n थीटा से भी लिख सकते हैं आप, और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया kh से, p थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू kh। k आपके पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और nr है रेडियल क्वांटम नंबर। तो थीटा की लिमिट्स आपको पता है कि r जैसे ही हमारे पास वेरी कर रहा है, थीटा क्या होगा, थीटा भी वेरी करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, 0 से 2 पाई तक मूव करेंगे वापस। तो थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई kh। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, p थीटा मिल जाएगा। एंगुलर पार्ट आपको मिल जाएगा p थीटा, लेकिन रेडियल पार्ट आपको मेजर नहीं होगा। रेडियल पार्ट के लिए आपको r के लिए लिमिट गिवन होनी चाहिए थी। तो आप सिर्फ पहले p थीटा पार्ट इवेल्युएट करिए, एंड देन रेडियल पार्ट को हम क्वांटम कंडीशंस के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करेंगे। वो क्वांटम कंडीशंस होंगी आपके पास सेमी माइनर एक्सिस अपॉन में मेजर एक्सिस। जैसे आप लिखते हैं ना, वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस लो फाइंड करते हैं ग्राफ में, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वांटम कंडीशंस भी इस तरीके से बनाई कि y अपॉन में x की फॉर्म में आ जाए a b बाय a। तो p थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए 0 से 2 पाई इज इक्वल टू kh। थीटा p थीटा कॉन्स्टेंट टर्म है, और थीटा की रिस्पेक्ट में हम इसे इवेल्युएट कर रहे हैं 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी 0 से 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू kh। तो p थीटा वैल्यूज सॉल्व करिए कि kh अपॉन में 2 पाई आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सेम
अब आपको क्या निकालना है, क्वांटम कंडीशंस के अकॉर्डिंग रेडियल पार्ट सॉल्व करना है, क्योंकि आपको आर की वैल्यू मेजर नहीं है, मतलब गिवन नहीं है। तो आप कैसे लिखते हैं इस एक्सिस को, माइनर एक्सिस अपॉन में मेजर एक्सिस, बी बाई ए इज इक्वल टू के बाई एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिवाइड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होंगी। और इस एन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन आर प्लस के, क्योंकि आपके पास एक रेडियल पार्ट है और एक पार्ट कौन सा है, थीटा वाला, और थीटा वाले पार्ट को आपने किस फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, एन आर या प्लस एन थीटा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एन थीटा को की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और इस टर्म को टोटल अगर आप लिखोगे तो वो एन की फॉर्म में होगा, टोटल क्वांटम नंबर। अब आपको इसकी एनर्जी इवेल्युएट करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास इलिप्टिकल्स में, उनकी एनर्जी किस बेस पे निकाली थी, उसने आर और थीटा के बेस पे ही निकाली होगी, क्योंकि बोहर्स ने डायरेक्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे दिया था और उन्होंने पोजिशन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी आएगी यहाँ पे, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आर और थीटा फॉर्म में आनी चाहिए। अब आर और थीटा फॉर्म में लिखने के लिए हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी आपके पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस, लेकिन जो किसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी बोल सकते हैं एंगुलर के लिए, एक बार हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एक बार टर्म्स जो होगी काइनेटिक एनर्जी की ओमेगा की टर्म्स में होगी। अब इसे हम आर और थीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी जो होती है आपके पास वो किस फॉर्म में होती है, डी आर बाई डी टी की फॉर्म में, और डी आर बाई डी टी को आप कैसे लिखते हैं, आर डॉट, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को आप थीटा की डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट। ये दोनों इक्वेशंस आपको कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशंस में। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको किसकी फॉर्म में मिल गई, आर और थीटा की फॉर्म में। ये हो गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन था, न्यूक्लियस पे चार्ज था आपके पास प्लस जेड ई, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे उनके ऊपर चार्ज था माइनस ई। तो माइनस जेड ई प्लस जेड ई इंटू माइनस ई, तो आप डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप इस टर्म को सॉल्व करके ये लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टोटल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, जब आप इस पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी ये वाली इस फॉर्म में, 2 पाई स्क्वायर म्यू, म्यू यहाँ पे रिड्यूस मास है। अगर हमारे पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं m1 m2, तो आप उसे कैसे लिखते हैं, रिड्यूस मास की फॉर्म में। m भी लिख सकते हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ, जेड स्क्वायर एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू h का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन आएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसी तरीके से ए की बोहर रेडियस की फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, और इसी तरीके से जो बी की ए जो यहाँ पे है सेमी मेजर एक्सिस है, ये सारी वैल्यूज जो होती है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इवैल्यूएट करा था सेम एनर्जी, जब इन्होंने देखा कि ये एनर्जी बिल्कुल सिमिलर आ रही है हमारे पास जो बोहर ने एक्सप्लेन किया है, तो जब सिमिलर है तो अब उसने फिर उसके साइज के इफेक्ट के बेस पर देखा था बाद में। ये तो आपके पास एक इक्वेशन थी। अब हम बी की इक्वेशन होगी वो होगी आपके पास ये वाली ए नॉट एन के बाई जेड। अब उन्होंने क्या बोला, एनर्जी एक्सप्रेशन दोनों का सेम आया, फाइन जो सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया और जो बोहर ने एक्सप्लेन किया था, दोनों एनर्जी टर्म सेम है। तो अब वो किस बेस पे देखें, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको इनके साइज और शेप के बेस पे देखा जाए तो क्या हम कुछ चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने इस शेप के बेस पे जब चेक किया है तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बी और ए की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप इन्होंने सॉल्व किया कि इन दोनों वैल्यूज़ को कर लें और एन की वैल्यूज़ को हम वेरी कराते रहें तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा शेप और साइज पे। तो सबसे पहले एन की वैल्यूज़ आपने क्या पुट करी है 1, और के की वैल्यू कितनी होगी 1। इसी तरीके से आप सेकेंड में सॉल्व करेंगे N2 के लिए, और के की वैल्यूज़ 1 से 2 में जाएंगी। N3 के लिए आप लोगे तो के की वैल्यूज़ 3 होनी चाहिए, तो 1, 2 एंड 3। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, बी और ए में, क्योंकि हम क्वांटम कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेक कर रहे हैं। तो बी की वैल्यूज कितनी आई थी, ए नॉट एन के बाई जेड, और ए इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। सॉरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बी और ए दोनों जो सेम आई है टर्म्स, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे जेड जो आप किसके लिए ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड क्या होगा आपके पास 1, एन की वैल्यूज 1 है, के की वैल्यूज 1 है। ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करिए, बी आपके पास आ जाएगा ए नॉट और ए की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट। तो बी और ए एक्स एक्सिस, ए जो हमारे पास जिसे हम बोल रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस, और बी जो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस मतलब वाई, दोनों की लेंथ सेम है। अगर दोनों की लेंथ सेम है
मैं इसे बोल दूं कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 है y पे, ये 3 तो ये भी 3, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, मतलब इलिप्टिकल फॉर्म आपके पास नहीं मिली। अब हम N2 के बेस पे देखेंगे। N2 के बेस पे एक बार K12 है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार अगर K की वैल्यूज़ 1 है जब N2 है, और एक बार K की वैल्यूज़ 2 जब N की वैल्यूज़ 2। इन दोनों इक्वेशंस कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? B और A में। Z की वैल्यूज़ 1, K1 N2, तो आपके पास B की वैल्यूज़ 2A0 मिलेगी। इसी तरीके से आपको A की वैल्यूज़ इवेल्युएट करनी है। K1 है N2 है तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी? 4A0। तो अब देखो ये वाली टर्म्स B, मतलब y एक्सिस कितनी आई? 2, और A एक्सिस आपके पास 4। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करें? इलिप्टिकल के अंदर। नेक्स्ट के लिए K2 N2 पे B और A की वैल्यूज इवेल्युएट करो, आपके पास क्या आ जाए? इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। B इज इक्वल टू 4A0 और A इज इक्वल टू 4A0। दोनों लेंथ सेम है, y भी सेम है और x भी सेम है 4 4। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। अब ये जो ऑर्बिट्स आए हैं हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया इसके और इसके, तो हमने ये देखा कि दोनों में कितने, मतलब कितने इलिप्टिकल ऑर्बिट बने और कितने ही हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट फॉर्म है। तो एक आपको सर्कुलर फॉर्म में K2 N2 वाला, और जिसकी वैल्यूज़ K की वैल्यूज़ कम है और N2 है वो आप किसकी फॉर्म में? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की। तो इससे क्या मीनिंग पता चला है कि अगर K की वैल्यू जितनी ज़्यादा लेस होगी उतने ही ज़्यादा ऑर्बिट आपका क्या होगा? इलिप्टिकल फॉर्म में होगा। और K और N अगर दोनों इक्वल फॉर्म आ रही हैं तो आपके पास वो ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है। सेम आप N3 और K3 के लिए निकालेंगे। एक बार N3 K की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 2 3। एक बार N3 तो K1, एक बार N3 तो K2, एंड थर्ड इज K3 N की वैल्यूज 3। तो ये वाली वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? B और A की इक्वेशन में। N3 और K1 पे आपको ये वाली वैल्यूज मिल रही हैं, तो इसमें से एक्स एक्सिस मोर है देन वाई एक्सिस से, तो आप ये फॉर्म किस में मूव करेंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि K की वैल्यू लेस है। अभी आपको बताया कि K की वैल्यू जितनी लेस होगी तो वो उतना ही ज़्यादा इलिप्टिकल फॉर्म होगी। K2 है 1 से ग्रेटर तो ये भी इलिप्टिकल है। N3 B और A की वैल्यूज इवेल्युएट करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज मिली है उस ये इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे मूव करें? सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। इसी तरीके से K3 और N3 में दोनों की वैल्यू सेम होने पे B और A आपको सेम टर्म मिलेंगी, और सेम टर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की दोनों की एक्सिस सेम है, एक्स बी और वाई बी। जब दोनों सेम है तो वो किस फॉर्म में जा रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। तीनों के ऑर्बिट्स बनाते हुए आप तीनों को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। मर्ज करते हुए आपको क्या मिले? एक सर्कुलर ऑर्बिट मिला। कब? जब N3 और K3 था। सेकेंडली K2 N3 की वैल्यूज़ पे आपको इलिप्टिकल फॉर्म में मिला, और थर्ड पे K1 और N3 पे आपको इसकी वैल्यू कम, जितनी x और y की वैल्यूज़ दोनों के लिए पुट करिए। तो इससे क्या पता चला आपको कि 2 इलिप्टिकल फॉर्म बनी है और एक आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में मिली है। K की वैल्यू जितनी ज़्यादा लोअर होगी उतने ही ज़्यादा वो क्या होगा? मोर इलिप्टिकल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है? आपके पास एनर्जी वैल्यू तो सेम है, लेकिन आप एन और के अकॉर्डिंग इनका वेरिएशन चेक कर रहे हैं शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली आपने क्या करा? एक बार एनर्जी जब इनकी सेम थी तो आपने शेप और साइज़ के बेस पे इवेल्युएट करा है। और अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम है तो अगर सेम एनर्जी होती है सभी की तो उसे आप क्या बोलते हैं? डीजनरेट बोलते हैं। अगर मैं इसे डीजनरेट बोल रही हूँ तो अब जो थर्ड में इसे रिप्रेजेंट करूँगी एनर्जी वैल्यूज़ को, वो मैं रिप्रेजेंट करूँगी रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपने डीजनरेसी निकाली है टोटल एनर्जी की, अगर मैं ये बोल दूँ कि वो इलेक्ट्रॉन अगर लिफ्ट कर जाए, मतलब लिफ्टेड का मतलब है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे थे 0 से 2 पाई में, अब वो 2 पाई रोटेट ना करके 2 पाई से ज़्यादा एंगल पे वेरी कर जाएं, तो वो आपके पास क्या होगा? रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस यहाँ पे। तो उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास डिफर होगी। अब यहाँ पे हम एनर्जी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। रिलेटिविस्टिक मतलब उस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं 0 से 2 पाई में ना रोटेट करके अब 2 पाई से ज़्यादा एंगल, इसका मतलब ये है कि आर वापस उस पोजीशन पे रिटर्न नहीं आ रहा जहाँ से रोटेट करके गए थे। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो आर की वैल्यूज़ होंगी वो डिफर होगी अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी होगी। तो हम इस टर्म को ये लिख सकते हैं, पहले आपके पास कितना मूव कर रहे थे? 2 पाई, अब मैंने 2 पाई बाय गामा कर दिया, मतलब कोई अनदर कॉन्स्टेंट। हम अगर 1 करोगे तो आप ये 2 करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी इसकी। तो इस टर्म को आप इस साइड लेकर आओ तो 2 पाई बाय गामा माइनस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म्स आएगी। तो रेडियस की वैल्यू इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में आएगी आपके पास 1 बाई ए प्लस 1 प्लस ई कॉस गामा थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वेयर। जो गामा है वो क्या है? लेस देन है 1 से, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्स फॉर्म में मूव नहीं कर रहे,
मतलब यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, नॉट यूनिफॉर्म। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यूज आप इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे, टोटल एनर्जी की वैल्यूज किस फॉर्म में आ रही है आपके पास, इस फॉर्म में, सेम 2π²mz² E4 डिवाइड बाई n² इंटू h², सेम एज इट इज बोहर ऑर्बिट, बट एनदर कॉन्स्टेंट के साथ 1 + α²z²/n। ये टर्म आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डेरिवेशन है वो बहुत लॉन्ग मेथड है डेरिवेशन के लिए, तो सिर्फ आप ये टर्म को ही लर्न रखिए। तो इससे आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि एनर्जी वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं एन पे। तो एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है या तो के पर, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और ये कब हुआ, ये कब डिपेंड करती है, जब आपके पास फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल्स आते हैं, किसके, हाइड्रोजन एटम के। जब एक्सप्लेन की गई स्पेक्ट्रल लाइन को फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल के बेस पे, तब हमारे पास एनर्जी वैल्यूज के और एन पे डिपेंड करती है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे हमारे पास बोहर्स के, तो हम ड्रॉबैक्स के बारे में अगर बोलें तो इसके ड्रॉबैक्स हम ये कह सकते हैं कि सोमरफील्ड ने फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम की जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन थी उनके फाइन स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन कितनी इंटेंसिटी थी उन लाइन की उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब फाइन स्ट्रक्चर की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने में फेल थे। सेम सेकेंडली, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अगर हम डील करें स्पेक्ट्रल लाइन में, तो वो जीमन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। और जीमन इफेक्ट के लिए ये थ्योरी बिल्कुल सक्सेसफुल थी, बट एनोमलस जीमन इफेक्ट के लिए ये थ्योरी क्या हो गई थी हमारे पास, फेल। एनोमलस जीमन इफेक्ट में आप क्या लेते हो कि किसी भी लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, एनोमलस के अंदर क्या होती है, डबलेट लाइन होती है। तो डबलेट लाइन तो हमने यहाँ ली नहीं है, हमने क्या लिया, सिर्फ सिंगलेट लाइन ली है, और उसको भी हम फाइन स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में, वो स्पेक्ट्रल लाइन। तो सिंगलेट स्ट्रक्चर किस बेस पे डिफाइन करोगे, 3 लाइंस में ब्रेक होगा। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि जीमन इफेक्ट सक्सेसफुल, जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, ये थ्योरी फेल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। And thanks for watching my YouTube channel.